खर्च की जाना है। क्रियान्वयन का जिम्मा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पास है। अनुसूचित जाति वर्ग की 50% आबादी वाले में भिंड जिले के 67 गांव, सतना के 48, सीहोर जिले के 46 गांव चिन्हित हुए हैं, जबकि मुरैना और रीवा के 43 गांव, सागर के 39, राजगढ़ के 36, विदिशा के 35 और टीकमगढ़ के 34 गांव चिन्हित हुए हैं, जहां इस योजना के तहत विकास कार्य कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम घोषित करने के लिए मध्य प्रदेश में 1074 गांव चिन्हित किए गए हैं। ये प्रदेश के सभी 52 जिलों में जहां पर अनुसूचित जाति वर्ग की 50% या इससे ज्यादा आबादी है, उन गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श गांव घोषित किया जाना है। इसके लिए जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है, इसने पूरा होमवर्क कर लिया है और 1074 गांव चिन्हित किए गए हैं। इन 1074 गांव में से 500 गांव जो हैं वो इस वर्ष प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किए जाएंगे। इसकी घोषणा उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की 50% आबादी वाले गांव घोषित होंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम। सर्वाधिक 104 गांव जो हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के, जहां पे 50% से ज्यादा आबादी है, वो उज्जैन जिले में चिन्हित किए गए हैं। प्रदेश के 52 जिलों में अनुसूचित जाति वर्ग की 50% या अधिक आबादी है। अनुसूचित जाति वर्ग की ज्यादा आबादी वाले गांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वहां पे विकास के कई काम कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 500 गांवों को अगले महीने आदर्श ग्राम घोषित किया जा सकता है। इसके पूरी होमवर्क विभाग ने तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम वो गांव बनेंगे जिनको क्राइटेरिया में 100 में से कम 70 अंक मिलेंगे। आदर्श ग्राम घोषित करने के लिए क्राइटेरिया तैयार किया गया है। इसमें से जिन गांवों को 100 में से 70 अंक मिलेंगे, उन्हीं को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। आदर्श ग्राम घोषित होने वाले प्रत्येक गांव में 25 लाख की राशि से विकास कार्य कराए जाएंगे। हर आदर्श ग्राम के लिए 25 लाख का बजट आवंटित किया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अव्वल है। जो अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं में 5568 विकास कार्यों में से 1277 कार्य मध्य प्रदेश में ही किए गए हैं। मध्य प्रदेश ने इस वर्ग के जो आबादी है उस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं के कुल प्रस्तावित 3409 कामों में से 1922 काम मध्य प्रदेश के 52 जिलों में करवाए गए हैं। देश भर में अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं का लाभ लेने वाले 9,90,000 में से 5,57,000 हितग्राही मध्य प्रदेश के हैं। ये हितग्राहियों की संख्या भी बहुत बड़ी है मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति वर्ग की 50% आबादी वाले भिंड जिले के 67, सतना जिले के 48 गांव चिन्हित किए गए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की 50% आबादी वाले सीहोर के 46 गांव हैं, जहां ये काम कराए जाएंगे। इसके अलावा मुरैना, रीवा के 43 गांव, सागर के 39 और राजगढ़ के 36 गांव चिन्हित किए गए हैं। विदिशा में 35, टीकमगढ़ में 34 गांव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। संजीवनी क्लिनिक को अब 20,000 की आबादी पर खोला जाएगा, जबकि अभी तक 50,000 की आबादी पर संजीवनी क्लिनिक को खोलने का प्रावधान था। राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग संजीवनी क्लिनिक को खोलने के प्रावधानों में तब्दीली की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और WISH फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 103 संजीवनी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। आबादी का मापदंड घटने से प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक की संख्या में इजाफा हो जाएगा। संजीवनी क्लिनिक की संख्या बढ़ने से लोगों को आसानी से उपचार मिल सकेगा। संजीवनी क्लिनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार यहां सुविधाएं बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। मध्य प्रदेश के संजीवनी क्लिनिकों में अभी 11 प्रकार की जांच होती है। जो जांच फिलहाल हो रही उनमें HIV, VDRL, कोरोना जांच, यूरिन और प्रेगनेंसी,
मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, हीमोग्लोबिन, शुगर, हेपेटाइटिस बी और ब्लड प्रेशर की जांच शामिल है। 1-2 माह की अवधि में सभी संजीवनी क्लिनिकों में 45 प्रकार की जांच होने लगेगी। भोपाल के अशोका गार्डन के संजीवनी क्लिनिक में सेंट्रल लैब ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे अब 34 तरह की जांच होने लगी है। अब राजधानी की 27 संजीवनी क्लिनिक और शहरी सुरक्षा केंद्र से ब्लड सैंपल भी लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार संजीवनी क्लिनिक और शहरी सुरक्षा केंद्रों के लिए बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान करती है। सुविधाएं बढ़ाने पर बजट में राशि का प्रावधान भी ज्यादा करना होगा। एक संजीवनी क्लिनिक को मध्य प्रदेश में हर महीने 1,75,000 रुपए का बजट मिलता है। इसमें वेतन व अन्य खर्चे भी शामिल हैं। एक संजीवनी क्लिनिक एक मेडिकल ऑफिसर, ANM, लैब टेक्नीशियन के हवाले रहता है। इन सभी को इंसेंटिव पर रखा जाता है। मेडिकल ऑफिसर को कम से कम 25,000 रुपए और OPD के आधार पर अधिकतम 75,000 रुपए तक मिलते हैं, यानी 25 से ज्यादा मरीज देखने पर प्रति मरीज 40 रुपए मिलते हैं। संजीवनी क्लिनिकों की संख्या में इजाफा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उपचार का लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार इसके क्राइटेरिया को बदलने जा रहा है। अभी तक 50,000 की आबादी पर एक संजीवनी क्लिनिक खोला जाता था, लेकिन अब 20,000 की आबादी पर एक संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। ये राज्य सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। ये आम नागरिकों के हित में है। लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं अब पहले से ज्यादा अच्छी मिलेंगी। राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग संजीवनी क्लिनिक को खोलने के लिए प्रावधानों में तब्दीली की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक का संचालन NHM और विश्व फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 103 संजीवनी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, लेकिन आबादी का मानदंड घटने से प्रदेश में संजीवनी क्लिनिकों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। संजीवनी क्लिनिकों की संख्या में इजाफा होने से राज्य सरकार आम नागरिकों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने में कामयाब होगा। स्वास्थ्य विभाग का ये मानना है कि ज्यादा ये संजीवनी क्लिनिकों की जो संख्या बढ़ेगी, इससे ज्यादा लोग उपचार का लाभ ले सकेंगे राज्य सरकार की सुविधाओं का। मध्य प्रदेश के संजीवनी क्लिनिकों में अभी केवल 11 प्रकार की जांच होती है। जल्द ही सभी संजीवनी क्लिनिकों में 45 प्रकार की जांच होने लगेगी। भोपाल के अशोका गार्डन के संजीवनी क्लिनिक में सेंट्रल लैब ने काम शुरू कर दिया है। ये प्रदेश का पहला संजीवनी क्लिनिक है जहां पर सेंट्रल लैब स्थापित कर दी गई थी। इससे भोपाल की जितनी भी संजीवनी क्लिनिक है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जांच के लिए इस सेंट्रल लैब में वो सैंपल भेज सकेंगे। और पहले अभी तक फिलहाल 11 प्रकार की जांच होती थी, लेकिन अब जांच जो है उसमें इजाफा होगा और ये जो पेशेंट पहुंचेंगे उन्हें अच्छा खासा इसका लाभ मिलेगा। भोपाल के अशोका गार्डन के संजीवनी क्लिनिक में अब 34 तरह की जांचें होने लगेगी। अब राजधानी की 27 संजीवनी क्लिनिक और शहरी सुरक्षा केंद्र से ब्लड सैंपल लिए जा सकेंगे और ये ब्लड सैंपल अशोका गार्डन की जो सेंट्रल लैब है वहां पर जांच के लिए भेजे जाएंगे। इसी तरह के प्रदेश के अन्य जिलों में भी सेंट्रल लैब स्थापित की जाएंगी, जिससे वहां भी जांच की ये सुविधाएं लोगों को और आम नागरिकों को मिल सके। संजीवनी क्लिनिक और शहरी सुरक्षा केंद्रों के लिए बजट में 400 करोड़ की राशि का प्रावधान रहता है। संजीवनी क्लिनिकों की संख्या में इजाफा होने से राज्य सरकार को संजीवनी क्लिनिक का बजट भी बढ़ाना होगा। हर महीने 1,75,000 का बजट एक संजीवनी क्लिनिक को दिया जाता है। संजीवनी क्लिनिक के बजट में वेतन और अन्य खर्चे भी शामिल हैं। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज भी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्रालय के गलियारों में आजकल एक अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के अंदाज के खूब चर्चे हो रहे हैं। इनका अंदाज ही निराला है। लोग कहते हैं कि कई मामलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय प्रैक्टिकल भी हैं। ये महाशय 4 इमली क्षेत्र के सरकारी बंगले में रहते हैं, लेकिन इन्होंने राजधानी के पॉश इलाके में
अपना प्राइवेट बंगला भी बनवा लिया है। इनके रिटायर होने में हालांकि अभी समय है। सरकारी बंगले की सुख सुविधाएं रिटायरमेंट के बाद एकदम से छूटने पर दिक्कत होती है, इसलिए इन महाशय ने अभी से एक नायाब तरीका निकाला है। साहब सप्ताह के 5 दिन सरकारी बंगले में रहते हैं, जबकि सप्ताह के बाकी 2 दिन साहब अपने प्राइवेट बंगले में रहने चले जाते हैं। साहब का मानना है कि रिटायरमेंट के पहले प्राइवेट बंगले में रहने की आदत हो जाएगी। अभी तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि बात किस अतिरिक्त मुख्य सचिव की हो रही है। फिर भी दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय मृदुभाषी हैं। इनकी पकड़ प्रधानमंत्री कार्यालय तक है। साहब यूपी के पंडित हैं और कई महत्वपूर्ण विभागों की कमान संभाल चुके हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।